इस क्लास में हम लोग प्रशांत महासागर की जलधाराओं को समझेंगे। इससे पिछले क्लास में हम लोग अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर की जलधाराओं को समझ चुके हैं, ठीक ना। तो जलधाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, उनका क्या प्रभाव पड़ता है और कुछ विभिन्न जलधाराओं की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को भी हम लोग समझे थे। इस क्लास में बताएंगे प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में, ठीक है। तो डायग्राम आपके सामने है, जो विश्व का मैप है, इसके दो हिस्से हैं, ये प्रशांत महासागर है और ये प्रशांत महासागर है, ठीक है। अलग अलग है लेकिन ये कंबाइंड है। यहाँ पर एक और इसका अगर हम चाहें तो हिस्सा वो वाला बना सकते हैं, ठीक है। देखो, तो यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा को भी बना लेते हैं ताकि आसानी होगी। इसको नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, देखो, तो अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर की जलधाराओं को हम लोग देख चुके हैं। बाद में उसको भी रिवाइज कर लेंगे थोड़ा सा, इसको जब कंप्लीट करेंगे उसके बाद, ठीक ना। तो इसमें हम लोग जो है प्रशांत महासागर की जलधाराओं को समझेंगे। इसमें जो सबसे पहली जलधारा है विषुवत रेखीय है ना, ये जो जलधारा है इसका नाम क्या है, विषुवत रेखीय। विषुवत रेखीय धारा, इस धारा की उत्पत्ति विषुवत रेखा पर होती है विषुवत रेखीय पवनों के प्रभाव में आकर के, विषुवत रेखीय पवनों के प्रभाव में आकर के विषुवत रेखीय धारा की उत्पत्ति होती है। क्लियर है, समझिए इस चीज को। विषुवत रेखीय धारा जब यहाँ से आगे बढ़ती है तो पृथ्वी के आवर्तन के कारण ये उत्तर की तरफ घूम जाती है। उत्तर की तरफ जब इधर घूमती है तो इसका नाम होता है क्यूरोशियो। जब यहाँ से घूमती है तो इसका नाम होता है क्यूरोशियो। और क्यूरोशियो धारा कई धाराओं का भाग है, क्यूरोशियो धारा कई धाराओं का भाग है, ठीक है। बताएंगे सारी चीज़ें। अब ये क्यूरोशियो के नाम से आती है, ये भी चूँकि ये गर्म जलधारा है, ये भी जलधारा क्या होती है, गर्म होती है। और आगे चल करके इसके जितनी भी ब्रांचेज होती हैं वो सब की सब गर्म जलधाराएं ही होती हैं। क्लियर है, ठीक है। देखो, यहाँ पर जापान द्वीप पड़ता है, ताइवान वगैरह देश पड़ते हैं, है ना। यहाँ से एक धारा जो है इधर जाती है, ठीक है, और एक इधर निकल जाती है। तो जो जापान और चीन के बीच में धारा जाती है उसी का नाम सुशिमा धारा होता है। क्या नाम होता है उसका, सुशिमा धारा। और कमचटका प्रायद्वीप के पास इसी धारा को कमचटका के नाम से भी जानते हैं। कमचटका प्रायद्वीप के पास इसी धारा को कमचटका के धारा के नाम से भी जाना जाता है। ऊपर से इसमें एक धारा आती है जो कि ये देखिए, जैसे ये वाला भाग अलास्का है, ठीक है, ये है आर्कटिक सागर, आर्कटिक सागर है ना, महासागर है ये, आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक, ये प्रशांत महासागर है। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को एक जल संधि अलग करती है जिसका नाम है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि क्या करती है, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को अलग करती है, ठीक है। यहाँ से जब ये धारा इधर की तरफ बढ़ती है तो इसे अल्यूशियन करंट के नाम से, क्योंकि अल्यूशियन द्वीप के पास में है तो अल्यूशियन धारा के नाम से हम जानते हैं। क्या इसका नाम हो जाता है,
अलूशियन धारा। इसी जलधारा का विकास आगे की तरफ होता है, तो अलास्का की खाड़ी में जब ये पहुंचती है तो चूंकि ब्रांच इसी धारा का है ये, तो इसको अलास्का धारा के नाम से जाना जाता है। चूंकि ब्रांच इसी की है तो ये गर्म होती है। अलास्का ऐसा भाग है जहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, बहुत ही ठंडा प्रदेश है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा प्रदेश है, हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। लेकिन कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन ये होता है कि अलास्का धारा लोग चूँकि उसके पास से गुजरती है, इसका मतलब इसे ठंडी समझ लेते हैं। वास्तव में अलास्का धारा ठंडी धारा न होकर के क्या है, गर्म जल धारा है। यहाँ से जब ये आगे पहुँचती है, ये कैलिफोर्निया क्षेत्र है, कैलिफोर्निया के खाड़ी में जब कैलिफोर्निया के पास ये पहुँचती है तो पवनों के प्रभाव में आकर के ऊपर का गर्म जल हट जाता है और नीचे का ठंडा जल बाहर आता है। तो जब नीचे का ठंडा जल बाहर आता है तो यहाँ पर इसको कैलिफोर्निया की जलधारा के नाम से जानते हैं। कैलिफोर्निया धारा के नाम से ये जानी जाती है और इसी का विस्तार ये आगे चल कर के इसमें मिल जाती है। तो ये एक प्रकार के पूरे धाराओं का वृत्ताकार चक्र हो जाता है। क्लियर? ये धाराओं का ये एक वृत्ताकार चक्र हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, विषुवत धारा गर्म जल धारा है, क्यूरोशियो है ना, सुशिमा, कमचटका, ये सब गर्म है। ऊपर से आने वाली जो जलधारा होती है इसमें मिलती है, उसका नाम होता है आयोशियो, ठीक ना। और आयोशियो को ही क्यूराइल के नाम से जानते हैं। आयोशियो जलधारा क्यूराइल के नाम से जानी जाती है। क्लियर है इतना? आयोशियो को ही क्यूराइल नाम देते हैं। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। अब ये हो गई उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। अब यहाँ से बात करेंगे दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराओं की। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएं जो है विषुवत रेखा पर ही उत्पन्न होती है ना। इसका नाम है उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा और ये होगी दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, ठीक ना। जब यहाँ से ये आगे बढ़ती है घूम करके तो ये होती है पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा। पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा के नाम से जानी जाती है और ये भी क्या है, गर्म जलधारा है, ये भी गर्म जलधारा है। इसके बाद ये धारा यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप है, तो पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर के ये धारा इधर की तरफ मुड़ जाती है, जिसको पछुआ पवन प्रवाह कहते हैं, और ये भी गर्म होती है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 40 डिग्री अक्षांश पर, दक्षिण अक्षांश पर, ठीक ना, गरजता चालीसा एक हवा का नाम है ना, जो अक्षांश से ऊपर बहती है। तो गरजता चालीसा हवाओं का वेग ही पछुआ पवन के वेग को निर्धारित करता है। इतनी बात समझ में आ रही? ये चीज़ें आपको ध्यान में देनी है। इसके बाद जब ये आगे बढ़ती है तो यहाँ से ठंडा जल ऊपर की ओर धकेला जाता है ना। तो ये होती है पेरू की धारा। हम्बोल्ट महोदय ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको हम्बोल्ट धारा के नाम से इसको जाना जाता है। और ये आगे जा करके दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा में मिल जाती है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ से एक चीज़ और समझिए, यहाँ से जैसे कि अटलांटिक महासागर पढ़ाते समय हमने बताया था कि अटलांटिक महासागर में इधर की धाराओं के कारण और इधर की धाराओं के कारण यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर पानी इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ से इधर का पानी का ढाल सतह ऊपर हो जाती है और इधर नीचे की तरफ हो जाती है, तो प्रति विषुवत रेखीय धारा चलती है। प्रति विषुवत रेखीय धारा चलती है ना, काउंटर इक्वेटोरियल करंट चलती है। वही सेम प्रोसेस, सेम कंडीशन होती है प्रशांत महासागर में भी। यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है इन धाराओं के होने की वजह से। तो जल महासागरीय जल की जो सतह होती है उसका ढाल इस साइड में हो जाता है, और उसका ढाल जब इस साइड हो जाता है तो यहाँ पर भी प्रति विषुवत रेखीय धारा चलती है। इसको हम कहते हैं प्रति
विषुवत रेखीय धारा। प्रशांत महासागर की धाराओं की एक खासियत और समझिएगा। प्रशांत महासागर की जो धाराओं की खासियत होती है वो ये होती है कि ये जल धाराएं तट से बहुत दूर चलती हैं, तो तटों और इन धाराओं के बीच में भी प्रतिधाराएं चलती रहती हैं। जैसे समझिए कैलिफोर्निया जल धारा तट से बहुत दूर चल रही है इधर, तो ये जल इधर से इधर की ओर बह के आ रहा है, तो कुछ जल तट के समीप इसके उल्टा भी जाता है, जिसको प्रतिधारा बोलते हैं, प्रति जलधारा बोलते हैं। और ये लगभग सभी जलधाराओं के पास में ये कंडीशन देखने को मिलती है। जिस प्रकार से अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की जलधाराएं मिलती हैं तो प्लैंकटन का निर्माण होता है, उसी प्रकार प्रशांत महासागर में भी यहाँ ग्रैंड बैंक बनता है। उसी प्रकार प्रशांत महासागर में भी क्यूरेशियो और आयोशियो यानी कि क्यूरेशियो और क्यूराइल जलधाराएं मिलती हैं, तो यहाँ पर प्लैंकटन का निर्माण होता है, कोहरा छा जाता है और प्लैंकटन मछलियों का बहुत बढ़िया भोजन होता है। जो प्राकृतिक समुद्री घास है, बढ़िया भोजन होता है, तो उसको खाने के लिए मछलियाँ आती हैं और जापान के तट पे बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, ठीक ना। तो ये पूरी बातें रही प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में। यहाँ से कुछ चीज़ें और हैं जिसको आगे समझिए। वो चीज़ें क्या हैं? जब हम पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें अल नीनो और ला नीनो की स्थिति भी देखने को मिलती है ना। तो अल नीनो और ला नीनो क्या है, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें क्लाइमेटोलॉजी में बताएंगे। क्लाइमेटोलॉजी वाला क्लास आप देख लेंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। सिर्फ थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे करेंगे कि ऐसी स्थिति आती क्यों है, ताकि वहाँ से वो कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमने आपको बताया कि ये जलधाराओं की उत्पत्ति 3 डिग्री उत्तर में होती है। जैसे अटलांटिक महासागर में 3 डिग्री नॉर्थ में दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार से प्रशांत महासागर में भी दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा की उत्पत्ति भौगोलिक रूप से 3 डिग्री इधर ही होती है, उत्तरी गोलार्ध में ही होती है। हाँ ठीक ना। कभी कभी कंडीशन इस प्रकार की आती है कि ये जलधाराएं उत्तर में न जाकर के पहले ही जनरेट हो जाती हैं, मतलब पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में ही उत्पन्न होती हैं। और पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में उत्पन्न होने के कारण कभी कभी ये जो जलधाराएं, जो गर्म पानी होता है उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा का, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा का, ये गर्म पानी कभी कभी पेरू की धारा के पास में आ जाता है ना। ये पूरा ही सिस्टम क्या होता है, नीचे खिसक जाता है, तो ये गर्म पानी इधर मिल जाता है, जिससे यहाँ के जो जल का जो ऊपरी सतह का तापमान होता है ये बहुत ही गर्म हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी आता है और ये बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो यहाँ से अल नीनो की उत्पत्ति होती है। अल नीनो उस समय ये पेरू के तट पर चलने वाली, जो इक्वाडोर के पास चलने वाली जो धारा होती है, ये गर्म हो जाती है। यहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। कारण क्या है, ये खिसकना है इधर। जो जिस जलधारा की उत्पत्ति उत्तर में जाकर के हो रही थी उसकी उत्पत्ति अब पहले ही होने लगती है। कभी कभी ऐसी दशा आती है। क्लियर है, ठीक ना। तो उससे अल नीनो, अब ये पूरा बाकायदे क्या चीज़ें हैं, कैसी चीज़ें हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में हमने उसको बता रखा है और क्लाइमेटोलॉजी में फिर बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ हम प्रशांत महासागर की धाराओं की ही बात करेंगे। वो एक अलग ही अपना पूरा बाकायदे टॉपिक है ना। उसमें वाकर, संचरण, दक्षिणी दोलन सारी चीज़ें आती हैं, तो वहाँ से आप उसको समझ सकते हैं, ठीक ना। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक ना। देखिए यहाँ से एक चीज़ समझिए, अगर स्पष्टता आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, स्पष्ट रूप से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अल नीनो की उत्पत्ति का स्पष्ट कारण क्या है, तो प्रशांत महासागर में चलने वाली प्रति विषुवत रेखीय धारा, प्रशांत महासागर में चलने वाली प्रति विषुवत रेखीय धारा, अब समझिए होता क्या है। पेरू की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है, ठंडी जलधारा है। अब ये दक्षिणी विषुवत रेखीय और ये उत्तरी विषुवत रेखीय, हमने कहा कि कभी कभी का मतलब जो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी भयानक रूप से पड़ना चालू हो जाती है, ठीक ना, और दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी रहती है। लेकिन जब दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी रहती है, जैसे कि लगभग जनवरी फरवरी के महीने में या मार्च वगैरह के महीने में,
है ना। जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी आना शुरू होता है और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी जाना शुरू होता है, ठंडी जाना शुरू होता है, समझ रहे हैं। तो हाँ, तो जनवरी से लेकर के मार्च तक आप कह सकते हैं स्पष्ट रूप से, जनवरी से लेकर के मार्च तक की स्थिति ये आती है कि उस समय दक्षिणी गोलार्ध सूर्य नीचे की तरफ जो है कि दक्षिणी गोलार्ध में, हाँ ठीक ना, तो सूर्य का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो उस समय क्या होता है, जनवरी से लेकर के मार्च तक के महीनों में, स्पष्ट रूप समझिए, जनवरी से लेकर के मार्च तक के महीनों में ये जो प्रतिविषुवत रेखीय धारा है ये और दक्षिण की तरफ खिसक जाती है। तो अब ये पानी इधर से तो इधर की तरफ आ रहा है, तो और दक्षिण की तरफ आ जाता है पानी, इधर से इधर की तरफ आने लगता है पेरू और हम इक्वाडोर के तट पे। तो यही गर्म पानी मिल जाता है हम्बोल्ट की धारा से, और यहाँ का पानी पूरा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिसको हम अल नीनो की उत्पत्ति कहते हैं कि अल नीनो की उत्पत्ति हो गई। अब इसके बाद आप लोग जानते ही हैं मछलियाँ मर जाती हैं गर्म पानी होने की वजह से, है ना, उस पर निर्भर रहने वाले पक्षी भी मर जाते हैं। तो पूरी तरीके से एक पूरा दिक्कत वाली बात हो जाती है ना। हाँ, तो इसको जो है कि उसके बाद वहाँ के लोग माना जाता है कि पौराणिक कथाओं में पूजा वूजा करते हैं कि भगवान इससे बचाइए। वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं, जो लोकल लोग वहाँ के होते हैं, है ना, कि बचाइए। तो फिर लालिना की उत्पत्ति होती है ना। लालिना का मतलब होता है गर्ल, कन्या। लालिना क्या होती है, कन्या होती है, ठीक ना। और अल नीनो क्या होता है, क्रिस्ट चाइल्ड होता है, क्रिसमस का बच्चा उसको कहते हैं, है ना, क्योंकि 25 दिसंबर के बाद ही ये स्थिति अल नीनो की उत्पन्न होती है, 25 दिसंबर से पहले नहीं। तो उसको क्रिस्ट चाइल्ड बोला जाता है अल नीनो को। और कन्या किसको बोला जाता है, लानिना को। तो कन्या आती है तो बड़ा बढ़िया होता है ना, कन्या किसी के भी जीवन में है तो बड़ा बढ़िया हो जाता है, ऐसा लोग मानते हैं भ्रम की वजह से। अब सच्चाई पता नहीं है कि नहीं है, हाँ, तो शादीशुदा लोग ही बता पाएंगे, ठीक है। बाकी और किसी का भला तो हुआ नहीं है, क्यों मतलब ऐसी कोई ज़रूरी बात तो है नहीं इसमें, है ना। देखिए ये चीज़ें समझ में आ गई। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि जितने भी जलधाराएँ चलती हैं प्रशांत महासागर में वो तटों से काफ़ी दूर चलती हैं, और तटों और उन जलधाराओं के बीच में एक प्रतिधाराएँ भी चलती हैं, जिसमें से कैलिफोर्निया और अमेरिका के पश्चिमी तट के बीच चलने वाली जो प्रतिधारा होती है इसको डेविडसन धारा के नाम से जानते हैं, ठीक ना। किस धारा से नाम से जाना जाता है, डेविडसन धारा के नाम से इसको जानते हैं। हाँ, ये प्रतिधारा है, प्रतिधारा, हाँ ये गर्म है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी रही प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में, ठीक है। तो कई चीज़ें हो गई, प्रशांत महासागर की जलधारा, अटलांटिक महासागर की जलधारा और हिंद महासागर की जलधारा, है ना। पिछले क्लास में हमने अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर की जलधाराओं को बाकायदे बढ़िया से बताया था, ठीक है। तो आप उसको समझ लेंगे अच्छी तरीके से, ध्यान में रखेंगे सारी बातें। जलधाराओं की उत्पत्ति से संबंधित, जलधाराओं से संबंधित कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कॉन्सेप्ट हमने छोड़ा नहीं है, बताया ही है, ठीक। एक जनरल चीज़ मैं बता देता हूँ और उसको और सुन लीजिए। दो चीज़ें कॉमन है यहाँ पे, एक तो अटलांटिक महासागर में चलने वाली गल्फ स्ट्रीम, ठीक, और दूसरी प्रशांत महासागर में चलने वाली क्यूरोशियो, ठीक। इन दोनों में कुछ समानताएं हैं, जैसे दोनों समुद्री सतह से लगभग 700 मीटर नीचे चलती हैं। समुद्री सतह से नीचे का मतलब कि नीचे तक चलती हैं, समुद्री सतह से 700 मीटर नीचे तक चलती हैं। और दोनों ही धाराओं के ऊपर, दोनों धाराओं में से जो क्यूरोशियो है, क्यूरोशियो अगर नीचे नीचे ऐसे चल रहा है तो इसके ऊपर एक प्रतिविषुवत धारा चलती है जो कि तट के काफ़ी करीब होती है, जो कि तट के काफ़ी करीब होती है, ठीक ना। इन दोनों ही धाराओं का जो तापमान होता है वो लगभग 8 डिग्री सेल्सियस होता है। इन दोनों ही, हाँ ध्यान दीजिएगा, अटलांटिक महासागर में जो गल्फ स्ट्रीम बहती है इसकी जो लवणता होती है वो 37 साल्ट ऑफ यूनिट होती है, यूनिट ऑफ साल्ट 37 इकाई लवणता होती है, जबकि क्यूरोशियो की 35 इकाई लवणता होती है,
है ना। ये निशान है यूनिट ऑफ साल्ट का, इकाई लवणता का, इसका कोई नाम नहीं होता, ठीक ना, इसको पहचान लीजिए, इसका कोई नाम नहीं होता। वो प्रतिशत की तरह बनाते हैं लेकिन नीचे 2 ठो हाँ छोटा छोटा जीरो बनाते हैं, ठीक ना। तो गल्फ स्ट्रीम यहाँ चल रही है, अटलांटिक महासागर में इधर जा रही है, और क्यूरोशियो प्रशांत महासागर में चल रही है, इधर जा रहे हैं। दोनों में जो समानता है, दोनों चीज़ें हमने आपको बता दी हैं, ठीक है। अलग अलग बताने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो याद नहीं होगा, कन्फ्यूजन ही क्रिएट करेगा। अब यहाँ से ऐसे आपको इस तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, अटलांटिक महासागर में लवणता ज़्यादा होती है, प्रशांत महासागर की लवणता कम है। क्लियर है। तो इसके बाद और जो चीज़ें आएंगी उन बाकी चीज़ों को हम लोग समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे, ठीक ना।